Today, my dear students, we are going to start with the different types of the standard enthalpy changes. ठीक है जी, इनको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. So let's start with the types of standard enthalpy changes. अच्छा मेरे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स हैं enthalpy changes की. एक एक करके जो है वो इनके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं. So let's start with the first enthalpy change, that is the standard enthalpy change of formation. इसको हम लोग डेल्टा एच और एफ से शो करते हैं जी, enthalpy change of formation. ठीक है जी, स्टैंडर्ड enthalpy change of formation. और ये जो फॉर्मेशन होती है मेरे बच्चों, दिस कुड बी एक्सोथर्मिक, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, एंड इट कुड बी एंडोथर्मिक, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है. अब ये फॉर्मेशन जो है ये क्या होती है? फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है. ठीक है जी. सपोज कर लें कि आपके पास कंपाउंड जो है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज है जी. ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली. ठीक है, ये कंपाउंड है. ये कंपाउंड जो है ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? सो दिस वन इज मेड अप ऑफ कार्बन सॉलिड. ठीक है जी. और दूसरी चीज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो H2 गैस. और तीसरी चीज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ये O2 होती है जी, ये भी गैसियस फॉर्म. अब इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे आप लोग 6 लिखते हैं. हाइड्रोजन दे आर 12, तो 6. ऑक्सीजन दे आर 6, सो 3 2 are 6. ठीक है जी. तो ये 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कि कोई भी कंपाउंड जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जी. ठीक है. वो जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वी शुड राइट दोस एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसको बैलेंस कर लें, और यहाँ पे सिर्फ 1 मोल रहना चाहिए. तो उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होगी, दैट वुड बी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. इसी तरीके से ले लें, आपके पास वाटर है H2O. वाटर इज अ लिक्विड, ये लिक्विड होता है जी. And water is made up of 2 elements. The first one, that is hydrogen, which is gas, and the second element, that is oxygen, which is gas as well. ठीक है जी. तो यहाँ पे इसको आप बैलेंस कर ले. हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है. ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है. तो इसको यहाँ पे हाफ कर दें, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते. कंपाउंड राइट साइड पे जो कंपाउंड है उसका 1 मोल बनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए. ठीक है जी. इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए, इट्स अ गैस. ठीक है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन व्हिच इज सॉलिड एंड O2 व्हिच इज गैस. ठीक है. तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड इट्स अ गैस. So this sulfur dioxide gas is made up of sulfur, which is a solid. ठीक है जी. and O2 which is a gas. ठीक है जी. तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, किससे होती है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. ठीक है जी, उसके एलिमेंट से. ठीक है. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं. ठीक है जी. तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, इसको लिखें. द एंथैल्पी चेंज
under standard conditions when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements. Is called enthalpy change of formation. ठीक है जी। इसमें एक चीज याद रखनी कि कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास है, सपोज करें आपके पास हाइड्रोजन है, ये गैस है, मैं कहता हूं कि इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन किससे होगी, हाइड्रोजन से ही होगी, H2 से ही होगी। तो दोनों तरफ देखिए एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। तो किसी भी एलिमेंट की जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा जीरो होती है। फॉर्मेशन हमेशा किसी कंपाउंड की होती है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उनका वन मोल फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। अगर कोई अकेला एलिमेंट होगा तो वो अकेला एलिमेंट अपने एलिमेंट से बनेगा, तो दोनों साइड पे देखने से आपको एग्जैक्टली सेम चीज है। So it means the enthalpy change of formation of an element that is always zero. तो इसको लिखने enthalpy change of formation of an element is always zero. ठीक है जी। तो फॉर्मेशन हमेशा किसी कंपाउंड की होती है, एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा जीरो होगी। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है जी। तो ये हमारी पहली इंथॉल्पी चेंज है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। और इसमें 1 mole ऑफ अ कंपाउंड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं माय डियर। द सेकंड इंथॉल्पी चेंज दैट इज स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन। इसको हम लोग डेल्टा एच सी से शो करते हैं जी। ठीक है जी। और कीप रिमेंबर कंबस्टन जो होती है दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक हैविंग द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी और नेगेटिव वैल्यू इसकी होती है। ये एनर्जी आपकी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कंबस्टन में होता क्या है, कंबस्टन में कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, चाहे वो कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है जिसको आग लग सकती है जी। दुनिया में याद रखें कि किसी भी चीज जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मौजूद हो, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन या सल्फर मौजूद हो, ठीक है, ये चाहे अकेले हो या किसी कंपाउंड के अंदर ये चीजें मौजूद हो तो उसको आग लग सकती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अगर अकेले हो या ये कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद हो तो दे आर कंबस्टिबल। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास सपोज करें कि C6 और H12 है। ठीक है जी। अब ये बर्न करेगा, जब भी कोई चीज बर्न करती है तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है। जब ये बर्न करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो है तो ज्वाइन करके वाटर बना देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, 6 लिखते हैं, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी 6 लिखते हैं। ठीक है जी। तो अब ऑक्सीजन इस साइड से काउंट कर रहे हैं, कितने हैं, 6 2 12, 12 एंड 6 18, तो यहाँ पे 9 लिखते हैं। ठीक है। अगर ये होता सपोज करें C5H10, यहाँ पे C5H10 कर, ठीक है जी। इसको भी देख लें, ये देखें 5 कार्बन है, इधर 5 लिखते हैं, 10 हाइड्रोजन है, तो 2 5 10,
अब इसको काउंट कर लें, 5 2 सा 10, 10 एंड 5 15, तो 15 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप लोग 15 ऑक्सीजन है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जाए 7.5 से। ठीक है जी। तो इसका 1 मोल रहना चाहिए सब्सटेंस का जिसने बर्न करना है। तो 1 मोल of a substance is burned in excess of oxygen to form the products। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन या सल्फर मौजूद हो इकट्ठा या अकेला भी, अब कार्बन अगर अकेली होगी तो इसकी भी बर्निंग हो सकती है, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह हाइड्रोजन की भी बर्निंग हो सकती है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा, विच इज अ लिक्विड। ठीक है जी। इसी तरह सल्फर की भी बर्निंग हो सकती है। सल्फर जब बर्न होगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज अ गैस। अब मैंने ये तीन इक्वेशंस जानबूझ के यहाँ पे लिखी हैं। ये तीन इक्वेशंस क्यों, ये तीन इक्वेशंस पीछे भी लिखी हुई हैं। ठीक है जी। एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस, ये देखें ये वाली तीन इक्वेशंस और ये तीन इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे देखें कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट से, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट से, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट से, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो मेरे बच्चों ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो तीन चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर, इनकी कंबस्शन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर की कंबस्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी डेल्टा एच सी यानी कंबस्शन ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह डेल्टा एच ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है जी। इसी तरह डेल्टा एच ऑफ कंबस्शन ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो अगर पेपर में आपको उसने फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है यानी वाटर की, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन की कंबस्टन की वैल्यू की जरूरत है, तो भाई ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो वाटर की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन की कंबस्टन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और कार्बन की कंबस्टन एक दूसरे के इक्वल है। सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और सल्फर की कंबस्टन ये एक दूसरे के इक्वल होती है। यू गॉट इट? यस सर। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखने एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस when 1 mole of a substance, और वो जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है। कंबस्टन के लिए, कंबस्टन के लिए वो चीज एलिमेंट भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मेशन है उसमें कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है 1 मोल की उसके एलिमेंट से। तो यहाँ पे कंबस्टन सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि उस चीज का कंपाउंड होना जरूरी है। ठीक है। सो इसीलिए मैंने वर्ड यहाँ पे सब्सटेंस लिखा है। सब्सटेंस जो है वो इट मे बी एलिमेंट and it may be compound।
ठीक है जी। सो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड in excess of oxygen to form water. Sorry, to form products is called enthalpy change of combustion. अच्छा जी, अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्टैंडर्ड enthalpy change of reaction. इसको हम लोग डेल्टा एच आर से शो करते हैं इस तरह। ठीक है जी। So standard enthalpy change of reaction. So this is your third enthalpy change. अच्छा जी, enthalpy change of reaction मेरे बच्चों ये क्या होती है? आपके पास दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, कोई भी हो, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंप्लीटली तौर पे रिएक्टर हैं, ठीक है जी, एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज यू गॉट 6 कार्बन डाइऑक्साइड, you got 6 water. So when both of them they would react with each other, you are going to get glucose plus oxygen. और ये जो रिएक्शन है enthalpy change of reaction, it may be exothermic, या exothermic भी हो सकता है having the negative value, and it can be endothermic having the positive value. तो दोनों वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है जी। मसलन एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। आप ये देखें जी, ये सोडियम है, सॉलिड है, ये ऑक्सीजन के साथ मिला, ये गैस है। ये इनकी स्टेट्स आप लोगों ने लिखी होती हैं। सो दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस, ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म Na2O, दिस इज द सॉलिड। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। तो इसमें होता क्या है, द मोलर क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोलर क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट, दे रिएक्ट कंप्लीटली, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। रिएक्टेंट आपके पास बचना ही नहीं चाहिए, सारी की सारी चीज प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? द इंथैल्पी चेंज under standard conditions when molar quantities of reactants react completely to form products. Is called enthalpy change of reaction, ठीक है जी। तो कोई भी आपके पास रिएक्टेंट्स हो, जब वो पूरे के पूरे आपस में रिएक्ट करके फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, रिएक्टेंट आपके पास बचना ही नहीं चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो दुनिया का, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके फिनिश हो जाए और सारी चीज प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, तो देन द एंथैल्पी चेंज इज सेड टू बी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, वो फॉर्मेशन वाला रिएक्शन भी हो सकता है, वो कंबस्शन वाला रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए ये एक बिगर टर्म होती है, ठीक है जी। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, फोर्थ आपकी जो एंथैल्पी चेंज है माय डियर, दैट इज the enthalpy standard enthalpy change of
एटमाइजेशन, इसको हम लोग डेल्टा एच और एटीएम से शो करते हैं लाइक दैट। और ये एटमाइजेशन जो होती है माय डियर, दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है जी। एटमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी चीज का आपने 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म करना है। ठीक है जी। मसलन हम लोग छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 1 मोल ऑफ गैसियस एटम आपने बनाना है। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? Cl2 की फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है मेरे बच्चों? इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनता है, किस चीज से बनता है? उस एलिमेंट से। तो क्लोरीन का जो एलिमेंट है वो Cl2 की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म होगा, किस चीज से होगा? हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जब हमें इनको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे तो एक एटम है और यहाँ पे तो 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखना है मेरे बच्चों, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये आपकी नॉन मेटल्स होती हैं जी। ठीक है जी। और नॉन मेटल्स की जो एटमाइजेशन है, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, ये हम लोग कहां से निकालते हैं? एक चीज होती है जिसको कहते हैं डाटा बुकलेट। ठीक है। डाटा बुकलेट क्या होती है? आप लोग गूगल पे जाके और लिखिएगा डाटा बुकलेट ऑफ ए लेवल, तो वो एक छोटी सी बुकलेट आ जाती है जो आपको पहले पेपर में गिवन होती थी। अब वो नहीं देते। अब वो क्या करते हैं, डाटा बुकलेट की चीजें जो हैं वो क्वेश्चन के साथ ही प्रिंट आउट कर देते हैं। तो डाटा बुकलेट में जो है वो एक चीज होती है जिसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी से आप जो है वो एटमाइजेशन निकालते हो। कैसे निकालते हो ये देखते जाओ। मसलन डाटा बुकलेट में लिखा हुआ है Cl और Cl, इसकी बॉन्ड एनर्जी है जी 242। एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी, ये बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है, ये देखें, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कितने एटम बनेंगे? दो। 2 एटम बनेंगे। हमें कितने एटम्स चाहिए? 1 एटम चाहिए यहाँ। ठीक है। तो ये क्लोरीन यानी Cl2 है, असल में Cl2 है, तो इसके साथ ये हाफ लिखा है, तो आप इसके साथ हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो। तो जब हाफ करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 121। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन है वो कितनी होगी? +121, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सो दिस इज +121। इसी तरीके से सपोज करेंगे H की बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है 460, तो H का मतलब H2 है, तो यहाँ पे H2 के साथ हाफ लिखा हुआ है, तो इसका हाफ करेंगे तो कोई बताएगा मुझे क्या बनेगी इसकी एटमाइजेशन? 230। 230 प्लस 230 बन जाएगी जी इसकी एटमाइजेशन। ठीक है। तो मेरे बच्चों, एटमाइजेशन जब निकालनी हो तो ये जो बॉन्ड एनर्जीज हैं ये आपको लर्न नहीं करनी, ये डाटा बुकलेट में गिवन होती हैं। डाटा बुकलेट निकाल के बॉन्ड एनर्जीज लिखी होती हैं, तो जो चीज एलिमेंट के साथ जो हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। यू गॉट इट? अच्छा, दूसरी Yes, sir. चीज आगे, अगर आपके पास कोई मेटल है, मसलन आयरन है, तो आयरन का 1 मोल ऑफ गैसियस एटम आपने बनाना है। आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है। सोडियम है, सोडियम भी मेटल है, तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बना दो सोडियम सॉलिड से। ये चीजें आपकी मेटल्स होती हैं, मेटल्स। ठीक है जी। तो मेटल्स की जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन होती है मेरे बच्चों, वो आपको उसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दे देता है, क्वेश्चन में गिवन होती है इसकी वैल्यू, क्वेश्चन गिवन वैल्यू। इसको आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है,
जब भी कोई मेटल होगी तो उसकी एटमाइजेशन आपको क्वेश्चन में दे देगा। नॉन मेटल की एटमाइजेशन के लिए आप लोग डाटा बुकलेट खोलोगे, वहां से बॉन्ड एनर्जी जो है वो निकाल के, और यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा हो 1/2 लिखा हुआ है, तो बॉन्ड एनर्जी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, तो बॉन्ड एनर्जी को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एटमाइजेशन निकल आती है। डिड यू गेट इट? Yes, sir. अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? इसकी डेफिनेशन लिख लें। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, द एंथैल्पी चेंज under standard conditions when 1 mole of gaseous atom are formed from its element is called enthalpy change of atomization। ठीक है बच्चों? सो enthalpy change of atomization जो है 1 मोल ऑफ एटम बनना चाहिए, गैसियस एटम, उसके एलिमेंट से। ठीक है जी। तो उसको इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। तो ये 4 इंथैल्पी चेंजेस आज हम लोगों ने करनी है।